नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं एसके झा सर के द्वारा जो अभी साइंस का वॉल्यूम 2 लॉन्च की गई है उसके प्रैक्टिस सेट नंबर 17 को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होंगे क्योंकि ये आपके एनटीपीसी सीबीटी 1 जो हुए थे उन सभी प्रश्नों को इस पुस्तक में समाहित की गई है जो आपके आने वाले ग्रुप डी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही दोस्तों आप इस वीडियो की पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। आपको क्या करना होगा कि टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना है और वहाँ से आप इस वीडियो की पीडीएफ भी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आज के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आज का जो पहला प्रश्न हमारा है, देखिए क्या कह रहा है कि थर्मोस्टेट क्या होता है। ठीक है, थर्मोस्टेट जो होता है वो क्या होता है वो हमसे पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन देखिए आधुनिक थर्मल फ्लास्क होता है। दूसरा है कि किसी संकाय का ताप स्थित रखने का उपकरण है। तीसरा ऑप्शन आपके पास है तापमापी की सुग्राह्यता मापने का यंत्र है। और चौथा कौन सा हो गया, उपयुक्त में से कुछ भी नहीं। तो दोस्तों आपको बता दें जो थर्मोस्टेट होता है ना ये किसी संकाय का ताप स्थिर रखने का उपकरण होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारे प्रश्न का आंसर होगा कि थर्मोस्टेट का काम क्या होता है कि किसी भी संकाय का यदि कोई भी संकाय होता है उसके ताप को स्थिर रखने का काम करता है। कौन सा, थर्मोस्टेट का काम होता है। ठीक है, थर्मो से ही दोस्तों जब भी थर्मो शब्द आएगा तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि जब भी थर्मो शब्द आएगा तो थर्मो मतलब क्या होता है, ताप होता है। यानी कि ताप से रिलेटेड होगा, वो ताप से संबंधित होगी वो बातें। तो यहाँ पे ताप से संबंधित एक ही बातें थी कि किसी संकाय का ताप स्थिर रखने का उपकरण कौन सा होता है, थर्मोस्टेट होता है। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। दूसरा है कि द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता का संबंध E बराबर एम सी स्क्वायर। दोस्तों ये समीकरण है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें कह रहा है कि E बराबर एम सी स्क्वायर का प्रतिपादन किसने किया था। तो पहला ऑप्शन देखिए क्या है, मैक्स प्लांक दे रखा है। दूसरा है कि आइंस्टीन ने। तीसरा न्यूटन ने। चौथा कौन सा हो गया, हर्टज ने। तो दोस्तों जो E बराबर एम सी स्क्वायर दिया था ये आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारे प्रश्न का आंसर होगा कि आइंस्टीन के द्वारा E बराबर एम सी स्क्वायर का ये फॉर्मूला दिया गया था। दोस्तों 1905 ईस्वी में आइंस्टीन ने द्रव्यमान ऊर्जा के बीच का संबंध स्थापित किया था जिसे आपेक्षता का सिद्धांत भी कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं दोस्तों, आपेक्षा का सिद्धांत भी हम लोग कहते हैं। तो ये कब किया था, आइंस्टीन के द्वारा 1905 ईस्वी में किया गया था। ये E बराबर एम सी स्क्वायर द्रव्यमान और ऊर्जा के बीच में संबंध को बतलाया गया था। दोस्तों उन्होंने कहा था कि प्रत्येक जो द्रव्यमान होती है उसमें द्रव्यमान का ऊर्जा होती है और आइंस्टीन को इसी के चलते 1921 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, तो 1921 ईस्वी में आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार मिला था किसके लिए, तो E बराबर एम सी स्क्वायर की खोज के लिए। ठीक है, तो 1921 इसका आंसर होगा। यानी कि यदि आपसे प्रश्न पूछा जाएगा दोस्तों कि आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था तो आपको बताना होगा कि आइंस्टीन को 1921 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। तीसरा है आपके स्क्रीन पर। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान कितना होता है। पहला ऑप्शन देखिए 4.2 जूल दे रखा है। तीसरा है 4.2 गुना 10 टू पावर 2 जूल। तीसरा ऑप्शन कौन सा हो गया, 4.2 गुना 10 टू पावर 3 जूल। और चौथा कौन सा हो गया, 4.2 गुना 10 टू पावर 4 जूल। तो दोस्तों जो 1 किलो कैलोरी होता है उसका मान क्या होता है, 4.2 इंटू 10 टू पावर 3 जूल के बराबर होता है। इसे आप याद रख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों जूल क्या होता है, ये जूल क्या होता है, उष्मा का मात्रक होता है। ठीक है, जूल क्या होता है, उष्मा का मात्रक होता है। और 1 ग्राम जल का ताप जो होती है दोस्तों 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा को क्या बोलते हैं हम लोग, कैलोरी बोलते हैं। ठीक है, कैलोरी किसे कहते हैं, तो 1 ग्राम जल का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा जो हम लगाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, कैलोरी के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, 1 कैलोरी की बात करें तो 1 कैलोरी बराबर कितना होता है, 1 कैलोरी बराबर जो होता है दोस्तों वो होता है 4.186 जूल। 4.186 जो होता है 1 कैलोरी बराबर होता है। इसे भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो हमारे प्रश्न का पूछ रहा था कि 1 किलो कैलोरी उष्मा का मान कितना होता है। तो आपको बताना होगा दोस्तों कि 4.2 गुना 10 टू पावर 3 जूल हो जाता है वो 1 कैलोरी उष्मा का मान होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारे प्रश्न का आंसर होगा। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, कह रहा है कि निम्नलिखित में से ओमीय चालक कौन सा है। पहला ऑप्शन देखिए ट्रांजिस्टर दे रखा है। दूसरा है तापीयनिक बल्ब। तीसरा कौन सा हो गया, आप कहते हैं चौथा कौन सा हो गया, कांस्टेंट। तो दोस्तों जो ओमीय चालक होते हैं वो कौन से होते हैं, पहला ऑप्शन देखिए ट्रांजिस्टर। दूसरा तापीयनिक बल्ब। तीसरा आप कहते हैं चौथा कौन सा हो गया, कांस्टेंट। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारे प्रश्न का आंसर होगा। यानी कि जो ओमीय चालक होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं। ठीक है,
दोस्तों ओम्य चालक का मतलब क्या होता है कि ओम्य चालक मतलब होता है कि वह चालक जो ओम का नियम का पालन करता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, ओम्य चालक के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे देखिए कांस्टेंट जो है एक ओम्य चालक है। इसके अलावा ट्रांजिस्टर, अपघटक और तात्कालिक तत्व बल्ब जो है ये ओम्य चालक का पालन नहीं करते हैं, इसलिए हमारा प्रश्न का आंसर नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे कह रहा था कि ओम्य चालक कौन सा होगा, तो कांस्टेंट जो होगा कांस्टेंटेन ये क्या होगी, ओम्य चालक के उदाहरण है, इसे भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 5वां प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, कह रहा है कि निम्नलिखित गतिशील विद्युत आवेश उत्पन्न करता है। पहला ऑप्शन देखिए केवल विद्युत क्षेत्र, दूसरा कौन सा हो गया केवल चुंबकीय क्षेत्र, तीसरा है दोनों विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र, चौथा कौन सा गया या तो विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र। तो दोस्तों जो गतिशील विद्युत आवेश होते हैं वो क्या उत्पन्न करते हैं, तो दोनों विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारे पास आंसर होगा कि दोनों विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र जो है ये गतिशील विद्युत आवेश उत्पन्न करते हैं। यदि आपसे प्रश्न किया जाए कि विद्युत आवेश गतिशील कौन उत्पन्न करते हैं, तो आपको बताना होगा कि दोनों विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र जो होती है ये गतिशील विद्युत आवेश उत्पन्न करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं चुंबकीय तीव्रता की। तो चुंबकीय तीव्रता का जो क्या है, सदिश राशि है। चुंबकीय तीव्रता क्या है, एक प्रकार की सदिश राशि है और इसका मात्रक क्या होता है, तो इसका मात्रक टेस्ला होता है। ठीक है, इसे भी आप याद रखेंगे कि चुंबकीय तीव्रता का मात्रक क्या होता है, टेस्ला होता है। और दोस्तों इसके अलावा जो एल्युमिनियम होती है ना उसकी चुंबकशीलता जो होती है वो लोहे से कम होती है, इसे भी आप एक्स्ट्रा पॉइंट के रूप में जान सकते हैं। बढ़ते हुए प्रश्न का 6ठा प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, कह रहा है कि बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है। दोस्तों ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि बल्ब का फिलामेंट जो होता है किस धातु का बना होता है। पहला देखिए कह रहा है टंगस्टन, दूसरा कौन सा हो गया आयरन, तीसरा कौन सा हो गया नाइक्रोम, चौथा कौन सा हो गया कार्बन। तो दोस्तों जो बल्ब का फिलामेंट बना होता है वो किससे बना होता है, जो टंगस्टन धातु से बनकर बना होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारे प्रश्न का आंसर होगा कि बल्ब का फिलामेंट जो होता है वो टंगस्टन धातु का मिलकर बना होता है। दोस्तों बात करते हैं टंगस्टन की, तो टंगस्टन का जो है गलनांक कितना होता है, 3500 डिग्री सेंटीग्रेड जो होती है इसका गलनांक होता है। ठीक है, 3500 डिग्री सेंटीग्रेड जो होता है टंगस्टन का गलनांक होता है। इसके अलावा दोस्तों जो टंगस्टन होती है भारत में सबसे अधिक उसका उत्पादन कहाँ पर होता है, तो राजस्थान के दसाना नामक जगह पर होता है। कहाँ पे, राजस्थान के दसाना नामक जो खान है वहाँ पे इसका टंगस्टन का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, इसे भी आप याद रखेंगे। तो दोस्तों बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। 7वां प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, कह रहा है कि टेलीविजन के सिग्नल एक निश्चित दूरी के आगे स्थानों पर साधारणतः नहीं प्राप्त हो पाते हैं, क्यों प्राप्त नहीं हो पाते हैं। देखिए पहला ऑप्शन रखा है सिग्नलों की तीव्रता कम होता है, दूसरा है एंटीना की सामर्थ्य कम होती है, तीसरा कौन सा हो गया वायु में सिग्नल अवशोषित हो जाते हैं, और चौथा कौन सा हो गया पृथ्वी की वक्रता के कारण सिग्नल वहां पहुंच पाता है। तो दोस्तों यहाँ पे कह रहा था क्वेश्चन कि टेलीविजन के सिग्नल एक निश्चित दूरी के आगे स्थानों पर साधारणतः नहीं प्राप्त कर सकते। क्यों नहीं प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों वायु में जो होती है सिग्नल अवशोषित हो जाते हैं, इसलिए जो होती है बहुत दूर होने पर सिग्नल काम नहीं करता है। क्योंकि वो जो वायु में हवा में वो सिग्नल जो होते हैं वो अवशोषित हो जाती है, यानी हवा क्या करता है सिग्नल को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसके कारण से होती है वो टेलीविजन का सिग्नल जो होता है वो पहुंच वहां तक नहीं पाता जहां तक हम उससे चाहते हैं। ठीक है, आगे नहीं बढ़ पाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारे प्रश्न का आंसर होगा। दोस्तों बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। 8वां प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, कह रहा है कि निम्नलिखित एल्केन के सही IUPAC का नाम पहचान कीजिए। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं कि IUPAC क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री होता है IUPAC का नाम। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसका IUPAC एल्केन का IUPAC नाम क्या होता है। ठीक है, देखिए पहला ऑप्शन देखिए 2 डाइमिथाइल ब्यूटेन, तीसरा कौन सा हो गया 3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, चौथा कौन सा हो गया मिथाइल पेंटेन और मिथाइल पेंटेन। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों एल्केन का जो IUPAC नाम होता है ना वो होता है 2 डाइमिथाइल ब्यूटेन, इसे आप याद रखेंगे। जो एल्केन का जो सही IUPAC नाम होता है वो क्या होता है 2 डाइमिथाइल ब्यूटेन होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारे प्रश्न का आंसर होगा। क्या 2 डाइमिथाइल जो होती है वो एल्केन के सही IUPAC नाम होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए दोस्तों क्या कह रहा है कि 9वां प्रश्न है संयोजक यौगिक क्या होते हैं। तो पहला ऑप्शन देखिए के गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होते हैं, दूसरा है ज़्यादातर पानी में घुलनशील होते हैं, तीसरा कौन सा हो गया धातु एवं अधातु के अणुओं से बने होते हैं, और चौथा कौन सा हो गया बंध अणु के बीच इलेक्ट्रॉनों के साझे से बनते हैं। तो दोस्तों जो संयोजक यौगिक होते हैं ना वो क्या होते हैं बंध अणु के बीच इलेक्ट्रॉनों के साझा से बनते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारे प्रश्न का आंसर होगा। जो संयोजक यौगिक है वो क्या होते हैं बंध अणु के बीच इलेक्ट्रॉन के साझे से बनते हैं, तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, आप यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में लगे घंटी के आइकन को दबा लीजिएगा, जिससे कि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जाए तो आप उसे देख करके लाभ उठाए मिस ना कर पाएँ। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, कह रहा है कि
निम्नलिखित में से कौन सी एक कार्बोहाइड्रेट नहीं है। दोस्तों यहाँ पे क्या है, नहीं है, ठीक है। तो यानी कि 3 ऐसे होंगे ऑप्शन जिसमें कार्बोहाइड्रेट होंगे, लेकिन एक ऐसा ऑप्शन होगा जहाँ पे कार्बोहाइड्रेट नहीं होगा, तो उसी को हमको चूज करना है। पहला ऑप्शन देखिए सुक्रोज दे रखा है, दूसरा कौन सा हो गया फ्रुक्टोज दे रखा है, तीसरा कौन सा हो गया ग्लाइसिन, चौथा कौन सा हो गया ग्लाइकोजीन। दोस्तों यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होगा, दोनों अलग अलग है। ये ग्लाइसिन है, ये क्या होगा ग्लाइकोजीन है, ठीक है, दोनों अलग अलग है। तो यहाँ पे कह रहा है कि कार्बोहाइड्रेट कौन सा नहीं है, ठीक है। तो सुक्रोज, फ्रुक्टोज, ग्लाइसिन और ग्लाइकोजीन। तो दोस्तों आपको बता दें, जो सुक्रोज होता है ना, सुक्रोज हो गया, फ्रुक्टोज हो गया और ग्लाइकोजीन हो गया, ये तीनों क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, ठीक है। जबकि ग्लाइसिन जो होते हैं ये कार्बोहाइड्रेट नहीं होते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारे प्रश्न का आंसर होगा। कि प्रश्न क्या रहा था कि कार्बोहाइड्रेट कौन सा नहीं है, तो यानी कि ग्लाइसिन जो है ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। इसके अलावा सुक्रोज, फ्रुक्टोज और ग्लाइकोजीन जो होता है ये एक कार्बोहाइड्रेट के रूप में जानते हैं इसे हम लोग। तो इसे आप ध्यान में रख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों बात करते हैं ग्लाइसिन की। तो ग्लाइसिन क्या होता है, एक एमिनो एसिड या प्रोटीन के लिए एक बिल्डिंग तत्व होता है, ठीक है। और शरीर अपने आप ग्लाइसिन बना सकता है, लेकिन इसका सेवन आहार में नहीं किया जा सकता। और एक विशिष्ट आहार में, यानी कि हम लोग जो खाते हैं दिन में, उसमें कम से कम 2 ग्राम ग्लाइसिन डेली बनता है। कितना, 2 ग्राम जो ग्लाइसिन होता है वो भोजन जो हम लोग खाते हैं उसमें डेली बनता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारे प्रश्न का आंसर होगा। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। 11वां प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, कह रहा है कि रासायनिक परिवर्तन के लिए असत्य कथन चुनिए। यानी कि रासायनिक परिवर्तन जो होता है वो कौन सा नहीं होता। यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, एक ऑप्शन गलत होंगे, उसी को चूज करना है। पहला देखिए क्या कह रहा है कि यह उत्क्रमणीय परिवर्तन है। दूसरा कौन सा गया, इसके साथ ऊर्जा में भी परिवर्तन होता है। तीसरा कौन सा गया, पदार्थ का आंतरिक संगठन परिवर्तित होता है। चौथा कौन सा गया, नए उत्पाद का निर्माण होता है। तो दोस्तों आपको बता दें, जो रासायनिक परिवर्तन होता है ना, उसमें उसके ऊर्जा में परिवर्तन होता है, बात सही है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर देखिए पदार्थ के आंतरिक संगठन परिवर्तित होता है, ये भी बात भी सही है। और इसके अलावा नए उत्पाद का निर्माण होता है, ये भी बात भी सही है। लेकिन गलत बात कौन सा है, तो ये गलत बात है कि यह उत्क्रमणीय पदार्थ है, ये परिवर्तन है, ये गलत है। दोस्तों एक होता है रासायनिक परिवर्तन, दूसरा कौन सा होता है, भौतिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, नए पदार्थ का निर्माण होता है, जबकि भौतिक परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। बस इसे आप याद रखेंगे, ठीक है। जिसमें परिवर्तन होगा वो कौन सा रासायनिक परिवर्तन होगा, जिसमें परिवर्तन नहीं होगा वो क्या होगा, भौतिक परिवर्तन होगा। यहाँ पे कह रहा था कि रासायनिक परिवर्तन को असत्य चुनना है, तो यह ऑप्शन नंबर ए हमारे प्रश्न का आंसर होगा कि ये बात बिल्कुल गलत है कि यह उत्क्रमणीय परिवर्तन है, ये बात बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे प्रश्न का सही जवाब होगा। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि XeO2F2 की आकृति कैसी होगी। पहला ऑप्शन देखिए त्रिकोणीय द्विपिरामिडिक होगी, दूसरा है वर्ग समतलीय होगी, तीसरा ऑप्शन कौन सा हो गया, चतुष्फलकीय होगी, और चौथा कौन सा हो गया, सीसॉ होगी। तो दोस्तों आपको बता दें XeO2 का जो आकृति होती है ना, वो त्रिकोणीय द्विपिरामिडिक होती है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारे प्रश्न का आंसर होगा कि XeO2F2 की आकृति कैसी होगी, त्रिकोणीय द्विपिरामिडिक होगी। इसे आप याद रखेंगे। दोस्तों इसकी संरचना कैसी होती है आपको बता दें, तो इसकी देखिए संरचना इसी प्रकार होती है, जैसे XE हो गया, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे F रखेंगे क्योंकि F दे रखा था, और डबल बॉन्ड इधर से लगाएंगे, यहाँ पे O हो जाएगा, यहाँ पे O जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार इसकी संरचना होती है, इसे आप याद में रख सकते हैं, जो आपके एग्जाम से इंपॉर्टेंट है। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा कौन सा है, 13वां प्रश्न है। कह रहा है कि देखिए डायबोरेन 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर अमोनियम से क्या क्रिया करके देता है। पहला ऑप्शन देखिए B2H6NH3, दूसरा कौन सा हो गया B2H62NH3, तीसरा ऑप्शन कौन सा हो गया B2H6 × 3NH3, चौथा कौन सा गया B2H6 × 4NH3। तो दोस्तों जो डायबोरेन होता है ना, ये अमोनिया से जब अभिक्रिया करता है तो इस प्रकार इसका बनेगा। देखिए B2H6 + 2NH3, यानी कि अमोनिया से अभिक्रिया कर रहा है। NH3 क्या होता है, अमोनिया होता है। जब ये अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा B2H6 प्लस नहीं इंटू 2NH3 होगा, ये बनेगा। देखिए ऐसा ऑप्शन कहाँ आप दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारे प्रश्न का आंसर होगा कि जब भी हम डायबोरेन को 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर अमोनिया से क्रिया करते हैं तो क्या बनता है B2H6 × 2NH3 बनता है, ठीक है। इसे आप याद रखेंगे, B2NH3 जो है ये 2NH3 बनता है, ठीक है। तो अगला प्रश्न देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, ऑप्शन नंबर बी हमारे प्रश्न का आंसर होगा। 14वां प्रश्न देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। 14वां प्रश्न है, कह रहा है कि निम्न में से किस अणु या आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, ठीक है। यहाँ पे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। पहला देखिए N2+, दूसरा हो गया O2,
तीसरा हो गया O2 2 चौथा कौन सा हो गया H2। तो दोस्तों जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं ये ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि O2 2 में ये अयुग्मित जो है इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। इसके अलावा N2+ O2 और H2 में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। 15वां प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, कह रहा है कि बेरिलियम, बोरॉन, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम में निम्न में से किसका द्वितीय आयरन विभव अधिक होता है। दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले कि आयरन विभव कहते हैं किसको है। तो आयरन विभव जो होता है दोस्तों ये होता है किसी गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों को पृथक करने के लिए आवश्यक ऊर्जा को आयरन विभव या आयरन ऊर्जा भी कहते हैं। लेकिन यहाँ पे दोस्तों क्या कह रहा था प्रश्न हमको कि बेरिलियम, बोरॉन, मैग्नीशियम तथा एल्युमिनियम में से किसका द्वितीय विभव अधिक होता है। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों बोरॉन का जो है सबसे अधिक होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारे प्रश्न का आंसर होगा कि बोरॉन का द्वितीय आयरन विभव जो होता है वो सबसे अधिक होता है। दोस्तों बात करते हैं बोरॉन की। तो बोरॉन जो होता है ये आवर्त सारणी का मुख्य समूह 13 का रासायनिक तत्व पौधों के विकास और व्यापक औद्योगिक अनुप्रयोग के लिए आवश्यक होता है। तो आप इसे याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए हमारे प्रश्न का आंसर होगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। 16वां प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, कह रहा है कि हरितगृह गैसों का पृथ्वी के वायुमंडल के औसत ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है। पहला ऑप्शन देखिए बढ़ता है, दूसरा कौन सा हो गया घटता है, तीसरा कौन सा हो गया समान रहता है और चौथा कौन सा हो गया पहले बढ़ता और फिर घटता है। तो दोस्तों जो हरितगृह गैस होते हैं उस जो वायुमंडल के औसत ताप पर क्या होता है उसका प्रभाव क्या होता है बढ़ जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारे प्रश्न का आंसर होगा कि हरितगृह गैसों का पृथ्वी के वायुमंडल के औसत ताप बढ़ता है। दोस्तों हरितगृह गैस जो होती है वो अंग्रेजी में इसे हम लोग क्या बोलते हैं ग्रीन हाउस गैस के नाम से भी जानते हैं। किसे कहते हैं ग्रीन हाउस गैस के नाम से इसे हम लोग जानते हैं अंग्रेजी में। और इसके अलावा दोस्तों ग्रीन हाउस गैसें जो होती है ग्रह के वातावरण या जलवायु में परिवर्तन और अंततः भूमंडलीय ऊष्मीकरण के लिए उत्तरदायी होती है। इसके अलावा दोस्तों सबसे ज़्यादा उत्सर्जन जो होती है कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, वाष्प, ओजोन आदि करती है। दोस्तों आपसे एग्जाम में प्रश्न ये भी बनते हैं कि इनमें से कौन सा हरितगृह गैस नहीं है। तो आप यदि आप याद रख सकते हैं कि हरितगृह गैस कौन कौन से हैं तो आप उसे आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। दोस्तों जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है यानी कि CO2, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया N2, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया दोस्तों, मीथेन हो गया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, वाष्प, ओजोन हो गया आदि जो है ये सभी क्या होती है हरितगृह गैस के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। यहाँ प्रश्न कह रहा था कि हरितगृह गैसों की पृथ्वी के वायुमंडल का औसत ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो औसत ताप जो इसका क्या होता है बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारे प्रश्न का आंसर होगा। दोस्तों बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। 17वां प्रश्न है, कह रहा है कि गैमाक्सिन, DDT और ब्लीचिंग पाउडर महत्वपूर्ण यौगिक किसका है। पहला ऑप्शन देखिए क्लोरीन का है, दूसरा है नाइट्रोजन का, तीसरा कौन सा गया सल्फर का, चौथा कौन सा गया फास्फोरस का। तो दोस्तों जो गैमाक्सिन और DDT और ब्लीचिंग पाउडर होता है यह क्या होता है क्लोरीन का एक महत्वपूर्ण यौगिक होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारे प्रश्न का आंसर होगा। आप इसे याद रखेंगे। अगला देखिए दोस्तों क्या कह रहा है कि कैल्शियम की कमी से होने वाला एक रोग कौन सा है। पहला देखिए स्कर्वी, दूसरा कौन सा हो गया हाइपोक्लेमिया, तीसरा कौन सा रिकेटस, चौथा कौन सा हो गया प्लेगरा। तो दोस्तों जो कैल्शियम की कमी से होने वाला रोग है वो कौन सा हो गया रिकेटस होता है। ठीक है, रिकेटस जो दोस्तों होता है ये कैल्शियम की कमी से होने वाला रोग होता है। दोस्तों रिकेटस जो होता है ये बच्चों में होता है, किसमें बच्चों में रिकेटस नामक रोग होता है। और इसके अलावा दोस्तों जो विटामिन डी की कमी से होता है, किसके अलावा विटामिन डी की कमी से क्या होता है रिकेटस नहीं होता है बच्चों में। लेकिन यही बीमारी जो वयस्कों में होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग ऑस्टियोमेलेसिया भी कहते हैं, जो विटामिन डी का से संबंधित है। और विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है कैल्सीफेरोल है विटामिन डी का नाम, इसे आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। 19वां प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, कह रहा है कि वह जीव जिसमें हरित लवक पाया जाता है वह क्या क्या कहलाता है। पहला ऑप्शन देखिए विषाणु कहलाता है, दूसरा अमीबा, तीसरा युगलीना, चौथा कौन सा जीवाणु। तो दोस्तों वह जीव जिसमें हरित लवक पाया जाता है ना उसे हम लोग क्या बोलते हैं युगलीना के नाम से जानते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारे प्रश्न का आंसर होगा कि वैसा जीव जिसमें हरित लवक पाया जाता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग युगलीना कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा आंसर, इसे आप याद रखेंगे। अगला देखिए दोस्तों क्या कह रहा है कि दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सुरक्षित भंडारण हेतु खाद्यान्नों में नमी की मात्रा होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए। पहला ऑप्शन देखिए 14%, दूसरा है 16 से 18%, तीसरा है 20% से 18% और अगला है 26% से अधिक। तो दोस्तों जो खाद्यान्न सुरक्षित भंडारण होती है यानी कि अपसय गोदाम जो होता है, गोदाम में क्या करते हैं हम लोग 14% पर यदि हम खाद्यान्नों को रखेंगे तो वो खराब नहीं होगा। दोस्तों अब बात आई FCI की। FCI का स्थापना कब हुई थी 1965 ईस्वी में FCI का स्थापना हुई थी, जहाँ पे खाद्यान्नों को रखा जाता है सुरक्षित के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे प्रश्न का आंसर होगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। 21वां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन विषाणु जन्य रोग नहीं है। पहला ऑप्शन देखिए
चेचक, दूसरा है लेथियालिज्म, तीसरा कौन सा हो गया प्लेग, चौथा कौन सा हो गया पोलियो। तो दोस्तों जो लेथियालिज्म होती है ना, ये विषाणु जनित रोग नहीं है, ठीक है। इसके अलावा ये चेचक हो गया, प्लेग हो गया और पोलियो, ये सभी जो है विषाणु जनित रोग है। लेथियालिज्म जो होती है दोस्तों, ये खेसारी के दाल खाने से होता है, ठीक है। इसे आप याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी हमारे प्रश्न का आंसर होगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों क्या कह रहा है, देखिए 22वां प्रश्न है, कह रहा है कि नाइट्रोजन युक्त जल में किसकी वृद्धि तेजी से होती है। पहला ऑप्शन देखिए शैवाल की, दूसरा कौन सा हो गया जीवाणु की, तीसरा कौन सा हो गया विषाणु की, चौथा कौन सा हो गया कवक की। तो दोस्तों जो नाइट्रोजन युक्त जल होती है ना, उसमें जो सबसे अधिक जो वृद्धि होती है वो किसकी होती है, शैवालों की वृद्धि होती है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारे प्रश्न का आंसर होगा कि नाइट्रोजन युक्त जल में किसकी वृद्धि तेजी से होती है, तो शैवालों की वृद्धि सबसे तेजी से होती है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों क्या है कि कौन सा कुक्कुट पक्षी में जीवाणु जन्य रोग होता है। पहला देखिए ऑप्शन है डर्मेटाइटिस, दूसरा कौन सा हो गया हैजा या कोलरा, तीसरा ऑप्शन कौन सा हो गया माता, चौथा कौन सा हो गया मुख्य रोग। तो दोस्तों कुक्कुट पक्षी में जीवाणु रोग होते हैं, जन्य रोग होते हैं, वो किसमें होते हैं, तो ये हैजा या विब्रियो कैलोरी में होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारे प्रश्न का आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों क्या कह रहा है कि पौधे की वृद्धि के लिए बृहद पोषक तत्व कौन सा होता है। पहला देखिए लोहा, दूसरा तांबा, तीसरा कौन सा हो गया कार्बन, चौथा कौन सा हो गया क्लोरीन। तो दोस्तों जो पौधे वृद्धि होते हैं, सबसे अधिक जो पोषक तत्व होते हैं पौधे की वृद्धि होने के लिए, वो क्या होता है, तांबा होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारे प्रश्न का आंसर होगा कि तांबा के कारण जो होती है पौधे में वृद्धि सबसे अधिक तेजी मात्रा में होती है। दोस्तों आज की इस वीडियो का लास्ट प्रश्न देखेंगे हम। कह रहा है कि गाय के दूध का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण से होता है। पहला ऑप्शन देखिए रेटिनॉल, दूसरा कौन सा हो गया कैरोटीन, तीसरा कौन सा हो गया राइबोफ्लेविन, चौथा कौन सा हो गया थायमिन। तो दोस्तों जो गाय के दूध का पीला रंग जो होता है वो कैरोटीन के कारण से होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारे प्रश्न का आंसर होगा। और कैरोटीन का जो मुख्य स्रोत कौन सा होता है, गाजर होता है, ठीक है। तो गाजर में सबसे अधिक क्या पाया जाता है, कैरोटीन पाया जाता है, जो विटामिन ए के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इस प्रकार हमारी वीडियो यही समाप्त होती है। आशा कर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसी तरह की वीडियो हम डेली अपलोड करते हैं, उसके लिए आप चैनल के बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आपसे देख कर लाभ उठा सके और आप अपने एग्जाम में जरूर से जरूर अच्छे मार्क्स कर पाएँ। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए हमारे चैनल अनस्टू स्टडी को। जय हिंद, वंदे मातरम।